हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी में। मैं राजेश सर फिर से आपके साथ एक बार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आपके साथ आया हूँ, जो वेस्ट बंगाल में होने वाले WBP पुलिस के सारे एग्ज़ाम्स, उसके अलावा जितने भी प्रीमियम एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो SBI के हो, IBPS PO क्लर्क के हो, LIC AO AA के हो या दूसरी सभी परीक्षाएँ, चाहे लो लेवल से हाई लेवल की परीक्षा में हो, एक टॉपिक ऐसा होता है जहां बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करते हैं और सोचते हैं कि शायद इसमें अगर थोड़ी मेहनत हुई होती, किसी तरीके से किसी ने अगर हेल्प किया होता, तो शायद ये जो 8-10 क्वेश्चन हैं जो हमारे छूट जा रहे हैं मेरिट में, ये भी पूरा हो जाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर सेक्शन की। इसमें बच्चे इन क्वेश्चंस को देखते ही इन्हें हाथ लगाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर हमने गलत कर दिया तो हो सकता है कि हमारा मार्क्स जो है नेगेटिव हो जाए। तो काफ़ी रिसर्च और मेहनत करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूं। सबसे पहले इस बात पे आप विश्वास करें, बहुत मेहनत करता हूं। वीडियो मैं सिर्फ इसलिए नहीं बनाता हूं कि मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे रोज़ एक डालना है वीडियो। मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा आपके पास जो वीडियो सही मायने में आपको आपके एग्ज़ाम्स की एक दिशा देने में आपको मदद करेगी। बहुत मेहनत लगती है। और यूट्यूब पे आपने इस क्लास को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे आप सैकड़ों हज़ारों वीडियोस देखते होंगे, जहाँ पे आप मैथ्स की वीडियो देखते होंगे, जहाँ पे मैंने मैजिक मैथ्स, यूनिक टेक्निक, और ऐसा लगता है कि चुटकी बजाते ही जो है, मतलब चुटकी बजाते हैं एक जिन्न जैसा पैदा होता है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ज़रूर होते हैं। लेकिन उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसका जो रिलेशन है आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से कैसा है। जब आप एग्जाम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो देखिए, अट्रैक्शन यानी आकर्षण जो होता है कभी कभी बहुत घातक होता है, और ये घातक आपके करियर को बर्बाद कर सकता है। तो ऐसे वीडियो से बचे, चीज़ों में कॉन्सेप्ट को सीखें, समझे चीज़ों की आखिर क्या है, और जहाँ पे चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझाई जाती है वहाँ आप वीडियो स्किप कर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। मैंने बहुत परिश्रम करके प्रीवियस ईयर में जितने भी पिछले 10 से 12 साल में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को स्टडी करके कंप्यूटर पे लगभग 5 से 7 वीडियो की सीरीज बनेगी, जहां मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और हर ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा, जिससे एग्जाम्स में इसके बहुत चांसेस होंगे कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। और आप इस बात ये यकीन दिलाता हूं कि वो क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे और उसे अच्छी तरह से अटेम्प्ट भी करेंगे। पर ज़रूरी है वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो सच में अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला सवाल, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत सीरियसली इन चीज़ों को आप फॉलो करें। पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बात हो रही है प्रोग्राम्स की। प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज, यानी हम ऐसे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जिसको डिजाइन ही इसलिए किया जाता है जिससे हम कुछ खास काम करते होंगे। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। इसका आंसर देने से पहले हम चारों ऑप्शंस को थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब आप अगर ये सुनते हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ये क्वेश्चन ना आए पर यूटिलिटी पे आ जाए। यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते क्या है? आप जब कंप्यूटर घर खरीदते हैं तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही इनबिल्ट होती हैं, है कि नहीं? तो जैसे कि एंटीवायरस जो है, जो बेसिक एंटीवायरस है, आपको उसे मिल जाता है। जहाँ तक सवाल है डिस्क डीफ्रैगमेंटेटर का, जो कि आपके जो कंप्यूटर है उसको स्पेस को खाली करने या उसको बेहतर परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये पहले से ही आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है, जो आपके रहता है। जहाँ तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सवाल है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन जिस पे आप कंफर्टेबली काम कर सकते, जैसे कि MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पेज मेकर हो गया, इससे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आप स्पेसिफिक काम करते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को तैयार ही किया जाता है जिसपे एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप एप्लीकेशन को रन ही नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, यानी कि जो बेसिक सॉफ्टवेयर जो होता है। अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम आज कौन है जो कंप्यूटर चलाता है और उसे इतना पता नहीं है कि हाँ, मेरे कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में कौन सा सिस्टम होता है? सभी जानते हैं, एंड्रॉयड। ये भी क्या है? आपके मोबाइल को ऑपरेट करने वाला एक सिस्टम। आप अगर कंप्यूटर है घर में आपका, तो सबको पता है उसमें विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 है।
है कि नहीं। अगर आप एप्पल के कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें मैक ओएस सॉफ्टवेयर है, या लिनक्स जो ऑफिस वगैरह में काम आता है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे आपका जो मशीन है वो वर्क करती है। तो यहाँ पे मैंने चारों ऑप्शंस को मैंने डिस्कस किया, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो प्रोग्राम जो स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए होता है वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस बात को याद रखें कि प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये जो मैंने डिटेल्स मैंने बताया है इसको भी आप नोट करें। हो सकता है क्वेश्चन हूबहू ये ना आए, दूसरे सवाल आए जो कि इस डिटेलिंग पे आधारित होती है, तो सवाल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी इन चारों में से 3 ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन एक ऐसा है जो एंटीवायरस नहीं है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला है NAV। तो NAV क्या है? यह है नॉर्टन एंटीवायरस। आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, यानी कि ये एक एंटीवायरस है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि कंप्यूटर को मैलिशियस स्पैम या बग से सुरक्षा रख सके, दे सके। दूसरा है मैकएफी। मैकएफी भी क्या है? एंटीवायरस है जो खास करके एप्पल के सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया जाता है, एप्पल के मशीन्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ओरेकल की बात करें तो ओरेकल क्या है? ओरेकल जो है एक मल्टी लेवल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब ये क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए एक पूरा टी गार्डन है, और टी गार्डन में आज हजारों, या कोई कंपनी है तो वहाँ पे हजारों वर्कर काम करते हैं। उनका सैलरी स्ट्रक्चर है, वेजेस है, कैजुअल लीव है, सिक लीव है, और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं जो एक पैरामीटर्स को पूरा करना पड़ता है। ये सारे डेटाबेस को मैनेज करना पड़ता है, तो उसको मैनेज करने का काम करता है ये ओरेकल। इसके अलावा ये आजकल क्लाउड भी प्रोवाइड कर रहा है, और जितने भी हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसके डेटाबेस को भी यही मैनेज कर रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये एक मल्टी लेवल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसके इतने डिटेलिंग से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये कोई एंटीवायरस तो है नहीं, और अभी तक आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर ये एंटीवायरस नहीं है तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन डी नंबर ऑप्शन भी देखेंगे कि F-Prot क्या है, तो कुछ नहीं है। F-Prot भी एक तरह का एंटीवायरस है जो आपके कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कंप्यूटर को स्पेशियस जो स्पैम वगैरह होते हैं, बग्स वगैरह होते हैं, उनसे बचाने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखते हैं अगले स्लाइड में। तो अगला स्लाइड आपके सामने है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसे करते हैं। कह रहा है, इन अ कंप्यूटर डैश इज कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी डिजिट। यानी यहाँ पे कोई आइटम है और यहाँ जो भी है वो कैपेबल, उसमें इतनी क्षमता है कि वो स्टोर कर सकता है सिंगल बाइनरी डिजिट। बाइनरी यानी आप जब कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर इज अ मशीन, और मशीन को मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है। जहाँ तक कंप्यूटर का सवाल है वो केवल बाइनरी नंबर समझता है। और बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, और इसको सिर्फ 2 ही नंबर समझ में आते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। यही 0 और 1 कंप्यूटर इसकी भाषा समझता है। आप चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दे, लेटर्स, अल्फाबेट, नंबर्स डाल दे, कंप्यूटर उसे 0 और 1 में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कंप्यूटर में क्या होता है जो स्टोर करता है सिंगल बाइनरी डिजिट। तो देखिए सबसे पहले है रजिस्टर, ठीक है। कंप्यूटर रजिस्टर जो होता है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है स्टोर करने का, ओके। इसका काम होता है आपका मैनेज करने का, ये मैनेज करने का काम करता है, और ये डेटा को ट्रांसफर करने का भी काम करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर रजिस्टर काम करता है। जहाँ तक बात है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब कंप्यूटर से कोई लेन देन नहीं, जैसे कि आपके घर में मिलने वाला जो फैन या लाइट का स्विच होता है। मान लीजिए कि जब आप उसे ऑन करते हैं तो उसे मान लीजिए 1 हुआ, और जब उसे आप ऑफ करते हैं तो उसे 0 हुआ। 1 0 1 0 यानी कि फ्लिप फ्लॉप। ये कंप्यूटर में अलग होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप जो होता है, ठीक है, इसे समझ लें कि ये 1 है और ये 0 है, यानी कि बाइनरी। ये क्या है? बाइनरी डिजिट्स है, और कंप्यूटर को यही भाषा समझ में आती है। और इसी में कंप्यूटर जो है इसी 2 डिजिट्स में, जिसकी बेस होती है बाइनरी डिजिट, जिसकी बेस 2 होती है, केवल इसी 2 नंबर्स में ही सभी चीज़ों को स्टोर कर पाता है और समझ पाता है। कैपेसिटर और इंडक्टर, ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक हिस्सा है। जब मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी टर्म्स हैं और जितने भी रूल्स वगैरह हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा फ्लिप फ्लॉप, जहाँ पे बाइनरी डिजिट में चीज़ों को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। तो ये हमारा है तीसरे सवाल का आंसर। आते हैं चौथे सवाल में।
डैश कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इन चारों में से हम किसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं? तो इसका जवाब देने से पहले हम समझेंगे कि ऑप्शंस क्या है। सबसे पहला है मेन फ्रेम। आप ये जो वर्ड है, टर्म्स है, कई बार सुनते होंगे लेकिन समझ में नहीं आता होगा कि आखिर मेन फ्रेम है क्या। आप जो है आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे कि मेन फ्रेम क्या है, आप उसे देखें। मेन फ्रेम जो होता है ज़्यादातर एक आयरन बिल्ड, लोहे की बनी हुई बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, है ना, और काफ़ी ये जो है लार्ज साइज का होता है। और इस जो मेन फ्रेम है इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि भारत में सेंसस होता है, जनगणना होता है, नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा NSSO के द्वारा पूरे भारत का डेटा इकट्ठा किया जाता है, वो मेन फ्रेम के जरिए ही होता है। या जितने भी स्टैटिस्टिकल यानी कि जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं, या जो भी इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो डेटा वगैरह इकट्ठा करना पड़ता है, उसके लिए कंपनी में मेन फ्रेम इंस्टॉल किया जाता है। अदरवाइज इसके बिना कोई भी कंपनी रन नहीं कर सकती और डेटा को स्टोर नहीं कर सकती। तो बहुत लार्ज साइज का होता है, आप डिस्प्ले में जरूर देख रहे होंगे। अब आते हैं सुपर। सुपर क्या है? सुपर कंप्यूटर। जैसे नाम से ही है कि सुपर का मतलब होता है काफ़ी फास्ट, लेकिन सुपर कंप्यूटर आप घर पे पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़े बड़े वैज्ञानिक, नासा, इसरो, मौसम की जानकारी लेने के लिए और कई सारे आर्मी वगैरह, डिफेंस वगैरह में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही सेंसिटिव होता है और आप घर में उसको पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आते हैं माइक्रो में। माइक्रो क्या होता है? यानी कि ऐसे कोई मशीन जहां माइक्रो प्रोसेसर इंस्टॉल होता है। अब वो आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, ठीक है, आपका कैलकुलेटर हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगी हुई है वो सब माइक्रो कंप्यूटर में आ जाती है। अब आगे देखते हैं मिनी। मिनी को हम लोग मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें मल्टी यूजर्स होता है। मल्टी यूजर्स का मतलब होता है कि एक ही कंप्यूटर में कई लोग अपनी यूज़र आईडी लॉगिन जो है क्रिएट करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादातर घर में हम लोग अपने कंप्यूटर में ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इस सवाल का जो सही आंसर है वो है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। सो मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। बाकी तीनों का इस्तेमाल ज़्यादा वाइड रेंज में किया जाता है, तो इसका आंसर आपका मिनी कंप्यूटर है। तो ये थे हमारे 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सिर्फ सवालों का आंसर नहीं दे रहे हैं बल्कि हर ऑप्शंस को डिटेलिंग कर रहे हैं। सवाल है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर? सी, इफ यू वांट टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन यू हैव टू बी एज अ स्टूडेंट वेल डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्टडीज़। यानी आपको अपने पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना पड़ेगा। यानी आप पढ़ाई को छोड़ के दूसरे किसी भी काम को नहीं कर सकते। आप ये नहीं कि सारा दिन फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप अड्डा मार रहे हैं, आप गपशप लगा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो वो डेडिकेटेड नहीं। उसी तरह से एक कंप्यूटर होता है जो डेडिकेटेड काम करता है, वो एक ही काम करता है, वन एंड ओनली वन टास्क। तो अगर मैं इसको सही भाषा में समझाऊं तो आपने एटीएम, तो आप तो एटीएम जाते ही हैं, आपके घर में जो है डिजिटल कैमरा भी है ही, आपके घर में वॉशिंग मशीन भी होगा। तो आप एक बात बताइए, आप अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो क्या आप अपने वॉशिंग मशीन में खाना ही बना सकते हैं? नहीं। वॉशिंग मशीन का काम केवल कपड़ा धोना होता है, आप उससे दूसरा कोई भी काम नहीं करवा सकते। यानी वॉशिंग मशीन में जो कंप्यूटर होता है वो केवल एक काम करने के लिए बनाया जाता है। एटीएम से आप केवल पैसा निकाल सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो डेडिकेट होता है। डिजिटल कैमरा आपको शूट करने के लिए, फोटो शूट करने के लिए, वीडियो करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, जो केवल एक ही काम करता है, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करता, फुल्ली डेडिकेटेड टू ओनली वन पर्पस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द नोटेबल फीचर, यानी काफी इंपॉर्टेंट फीचर लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर्स और GUI वे डेवलप्ड इन, यानी आपसे पूछा गया है आखिर वो कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है। ऐसे तो 6 जनरेशन तक चला गया है कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ही दिया हुआ, इनमें से एक हमारा आंसर होगा। तो किस जनरेशन के कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर और GUI जैसे चीज़ों को डेवलप किया गया? तो इनको, इस सवाल का आंसर देने से पहले आपको चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। जहाँ तक फर्स्ट जनरेशन का सवाल है तो लगभग 1940 से लेके 1950 के इन दशकों में इसका इस्तेमाल किया गया था। उस समय के कंप्यूटर में
आपने पढ़ा होगा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हम इसे अभी बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, मौका मिलेगा तो इसके ऊपर भी आपके लिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए हम जरूर वीडियो बनाएंगे। कमेंट करके बताएं अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आपके लिए हम पूरे जनरेशन के ऊपर कंप्यूटर का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देंगे। दूसरा है सेकेंड जनरेशन, जो चौथे नंबर ऑप्शन में। तो 1940 से 1950 और 1950 से लेके 1960 के दशक में, यानी कि जो 10 साल गुजरा, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का इन्वेंट किया गया और उस समय कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। जहाँ तक थर्ड जनरेशन का सवाल है तो 1960 से लेके 1970 के दशक तक इसका इन्वेंशन हो चुका था और इसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है और आज भी होता है। आप कई जगह देखते होंगे आईसी है ना, आईसी क्यू पास्ट या आईसी चेक वगैरह दिखा रहता है, तो ये कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है। फोर्थ जनरेशन जो काफ़ी फेमस है और आज के लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर में फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आते हैं। और जो फोर्थ जो जनरेशन है ये 1970 से लेके प्रेजेंट, यानी आज भी सारे कंप्यूटर डेस्कटॉप में जो इनका इस्तेमाल होता है और ऐसे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपका मोबाइल है, आपके लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो इसका इस्तेमाल होता है। तो जहाँ तक इस क्वेश्चन का जवाब देने का आंसर है, तो इसका सही जवाब होगा जिसमें कीबोर्ड मॉनिटर GUI डेवलप किया गया था, वो था हमारा थर्ड जनरेशन 1960-70 से, जब आईसी का इस्तेमाल होते थे कंप्यूटर में। तो आई होप इस डिटेलिंग से आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में किस तरह के कंप्यूटर्स थे, क्या फीचर्स थे और उसका आविष्कार कब हुआ था। चलिए, अगर ये क्लियर है तो हम लोग अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके स्क्रीन पे हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम, छोटे से लेकर बड़े, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर जो सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सवाल है कि विच नंबर सिस्टम, यानी ऐसा कौन सी संख्या प्रणाली है, इज यूजुअली फॉलोड इन अ टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर। देखिए, आपका कंप्यूटर जो होता है, अगर आप उसके माई कंप्यूटर में जाकर राइट क्लिक करके अगर आप प्रॉपर्टीज को चेक करें तो आप देख पाएंगे कि आपके कंप्यूटर में 32 बिट है या 64 बिट है। ये जो बिट होता है ये डाटा ट्रांसफर की स्पीड को इंडिकेट करता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जितने बिट का आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम इसी बीट में इंस्टॉल किए गए हों। ये आपके कंप्यूटर के स्मूथ फंक्शनलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका कंप्यूटर जितनी कैपेसिटी के लिए बना है, आपके सॉफ्टवेयर उसी कैपेसिटी के कंपैटिबल हो। आप उसके बाहर जाएंगे तो आपको बहुत सारी लैगिंग और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है 32 बिट कंप्यूटर में। तो पहले समझते हैं, यहाँ दिया हुआ है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कुछ नहीं होता है, जिसका सफिक्स यानी कि जो बेस होता है, आप समझिए इसका बेस होता है 16। अब ये 16 होता कैसे है, यहाँ पे जो नंबर का इस्तेमाल होता है इस नंबर सिस्टम में, मैथमेटिक्स में, वो होता है 0 to 9, ठीक है। और जो लेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है A से लेके F तक। जी हाँ, नंबर्स हम 0 से लेके 9 तक इस्तेमाल करते हैं और लेटर्स में A से लेके F तक हम इन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, 6 वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम यानी हमारी भारत की जो मैथमेटिकल सिस्टम है, कि हमारा जो भारत में जो मैथमेटिक्स है वो किस सिस्टम को फॉलो करता है, तो वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करता है, जिसका बेस होता है 10। हमें स्कूल में डेसिमल सिस्टम के द्वारा ही हमें पढ़ाया जाता है। बेस 10 होता है और ये होता है 0 से लेके 10 तक। अगर इसे हमें दर्शाना हो, कोई भी एक वेरिएबल हो, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क मैंने दिया है, अगर हेक्साडेसिमल होगा तो आपको यहाँ 16 देखने को मिलेगा, अगर ये डेसिमल सिस्टम होगा तो आपको यहाँ पे 10 देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बाइनरी की, मशीन लैंग्वेज, जो मैंने कहा था, जिसका जो बेस होता है, जो सफिक्स होता है, वो 2 होता है और ये मशीन जो है 1 और 0 की भाषा को ही समझता है। यानी यहाँ पे जो बेस होगा इसका ये 2 होगा। ऑक्टल, ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टोपस 8 हाथ होते हैं, उसी तरह से ऑक्टल का मतलब होता है 8। यानी यहाँ पे जो बेस होता है बच्चों, वो बेस होता है 8। यानी यहाँ पे हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो नंबर होता है 0 से लेके 7 सिस्टम को ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे किसी भी को समझना हो तो यहाँ जो सफिक्स होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने दिया, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा और नंबर 0 से लेके 7 तक का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक इस सवाल का आंसर है विच नंबर सिस्टम 32 बिट कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, तो वो आंसर है बाइनरी। ठीक है, वो आंसर होगा बाइनरी। इसको ज़रूर याद रखें और जो डिटेलिंग मैंने की है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर आपके
मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में आप बिना सॉफ्टवेयर के किसी चीज़ को रन ही नहीं कर सकते। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बहुत सारे स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज की तो बात की बात है, इसके जो स्टेजेस होते हैं आप पहले वो समझिए। इसके टोटल जो स्टेज होते हैं वो 6 होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो सबसे पहला होता है वो होता है एनालिसिस करना। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना क्या है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है। एनालिसिस हो जाने के बाद आपको उस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है। एक बार आप डिज़ाइन को तैयार कर लेते हैं तो आप उसे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करते हैं कि वो इम्प्लीमेंट रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट है कि नहीं, वो काम कर रहा है कि नहीं। इम्प्लीमेंटेशन अगर हो रहा है तो उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। फाइनली उसे बाजार में लॉन्च करने से पहले, डेवलप करने से पहले हम उसे टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग हो जाने के बाद उसकी रिलीज़ होती है। उसको जो कंसर्न जो प्लेटफॉर्म है उस पर रिलीज़ किया जाता है ताकि लोगों को अवेलेबल हो जाए। और फाइनली जो है एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए तो उसकी मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। जो हर महीने या ज़रूरत के मुताबिक जब भी ज़रूरत पड़ती है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है ताकि जो बग्स वगैरह होते हैं, स्पैम वगैरह होते हैं, जो आप जैसे कि अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो कई बार कई प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें दूर करने के लिए उन्हें डेवलप करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा पहला स्टेज क्या है, एनालिसिस। तो आंसर होगा सिस्टम एनालिसिस। ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज। चलिए अपने इस वीडियो का लास्ट स्लाइड देखते हैं, जहां इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को लिया है और आने वाले 5-6 सीरीज बनेंगे कंप्यूटर, इसके बाद सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और एग्जाम में इसकी पूरी उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाए या ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाए। तो देखिए हमारा लास्ट स्लाइड है ये, और ये 2 क्वेश्चन और है, साथ में बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। जो लोग बैंकिंग वगैरह, SBI वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी आपको वो भाषा बतानी है कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार काफ़ी डिस्कस कर चुका है, ये जो असेंबली लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, यहाँ पे आपको जो समझना है वो समझना है आपको हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज और ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड, आखिर इसमें क्या रिलेशन है। हाई लेवल नाम से ही क्लियर है कि काफ़ी हाई लेवल का लैंग्वेज होगा। अब ये क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा लैंग्वेज का नाम, एक है कोबोल, है ना, आपने सुना होगा फोर्ट्रॉन, ठीक है, उसके अलावा आपने सुना होगा GPSS। आप ये जानकर अगर आपने नहीं भी सुना है तो मैं आपको इसके डिटेल दूंगा ताकि एग्जाम्स में अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल भी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कोबोल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कोबोल का इस्तेमाल जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं सॉफ्टवेयर को लेके या वहाँ पे काम को लेके, उसको ये डील करता है। जहाँ तक फोर्ट्रॉन का सवाल है तो फोर्ट्रॉन का इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च, नासा, इसरो वगैरह वगैरह में जितने भी मशीन से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें दूर करने के लिए फोर्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक GPSS का सवाल है तो इसका इस्तेमाल सिमुलेशन से जुड़े हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। सिमुलेशन क्या होता है, एक आर्टिफिशियल वे ऑफ डूइंग समथिंग विच यू आर नॉट ऑथोराइज्ड एट द प्रेजेंट मोमेंट टू डू। यानी कि जैसे कि अगर आपको पायलट बन के अगर वास्तव में प्लेन उड़ाना है तो प्लेन उड़ाने से पहले, वास्तव में प्लेन में बैठने से पहले आपको सिमुलेशन करना पड़ेगा। सिमुलेशन मतलब एक प्लेन का ही एक मॉडल तैयार किया जाता है और आपको वो एनवायरनमेंट दिया जाता है कि आप प्लेन को पहले सिमुलेशन के जरिए आपको उड़ा, एक मशीन होती है जहां आपको प्लेन में जैसे कि एक्चुअल में लोग बैठे होते हैं और पायलट उड़ा रहे होते हैं, ठीक उसी तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलता है और वहाँ पे चीज़ों को, अलग अलग बटन्स को और मशीन को समझना पड़ता है कि अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग मौसम के समस्याओं कैसे जूझना है। और जब वहाँ आप पास कर जाते हैं ट्रेनिंग में तब आपको प्लेन उड़ाने की अनुमति मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। हमारा इस सीरीज़ का जो पहला सीरीज़ है कंप्यूटर का, उसका 10वां सवाल देखते हैं। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर, यानी कि जो भी कुछ देखते हैं हम, हार्ड कॉपी। अब ये हार्ड कॉपी क्या होता है, जैसे कि मेरे हाथ में ये पेपर है, ये क्या है, ये हार्ड कॉपी है ना। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो कंप्यूटर में PDF वगैरह जो होता है, वर्ड फाइल जो होता है। इन कलर में चाहिए, यू वुड वांट टू यूज A और N। कह रहा है कि अगर आपको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंटेड चाहिए, यानी कि हाथ में चाहिए, कागज़ के रूप में चाहिए, तो आप इनमें से किसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो RGB क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर कोई आपको हार्ड कॉपी देता है क्या, मॉनिटर में आप चीज़ों को देखते हैं, प्रिंट नहीं करते हैं।
इंकजेट प्रिंटर जो होता है कलर में भी आता है और आपका ब्लैक एंड व्हाइट में भी आता है। तो ये बस एक घर में इस्तेमाल होने वाला एक प्रिंटर है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेज़र प्रिंटर जिसे हम लोग मोनो प्रिंटर भी कहते हैं और ज़्यादातर ये ब्लैक एंड व्हाइट में आता है। और जहाँ तक प्लॉटर का सवाल है, आप डिस्प्ले में देखिए कि प्लॉटर क्या है। प्लॉटर ही वो चीज़ है जिसके द्वारा काफ़ी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स का जो है हार्ड कॉपी में आप ले सकते हैं। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन होगा? प्लॉटर। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में आए हुए बहुत ही सीरियस, जेन्युइन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया। पहली सीरीज़ है कंप्यूटर की। इस सीरीज़ में हमने केवल 10 सवालों को लिया है। ये सीरीज चलती रहेगी ताकि कंप्यूटर में जो बच्चे ऐसा लगता है कि नहीं कंप्यूटर का सवाल तो मैं छूने वाला नहीं है क्योंकि हमने कंप्यूटर किया भी नहीं है, और किया भी है तो ऐसे सवाल तो कहीं भी जहाँ बेसिक कोर्स करते हैं ऐसे सवाल तो करवाए नहीं जाते, क्योंकि एग्जाम से क्वेश्चंस वैसे नहीं आते कि फाइल कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे। इन सवालों का जो नेचर होता है बिल्कुल अलग होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी मेहनत से और रिसर्च करके क्वेश्चंस को निकाल के हम वो क्वेश्चंस आपके साथ लाए हैं इस पहले सीरीज के साथ, जिसमें हमने उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं या एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप वीडियो पे नए हैं। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको जेन्युइनली फील होता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं कंप्यूटर के अगले सीरीज़ में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।